बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करते हैं और उसके हालात की करते हैं। महंगाई, पानी की किल्लत से पहले से ही पाकिस्तान जूझ रहा था और अब पाकिस्तान पर बिजली बम फूट गया है। पाकिस्तानी जनरल तो एसी में सो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम दिन रात रो रहा है क्योंकि उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में बिजली संकट गहरा चुका है। कई शहरों की बत्ती गुल है। पेशावर, कराची, नसीराबाद, जकोकाबाद में बिजली की किल्लत है। पाकिस्तान में 18 घंटे बिजली कटौती हो रही है। सही सुना आपने। और इसी कटौती के खिलाफ अब सड़क पर उतर आए हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान के कई शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर 10 कमरों वाले आलीशान घर में रह रहा है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 32 एसी लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी आवाम बिजली के लिए तड़प रही है। पाकिस्तान में लोग गर्मी से मर रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर एसी में चैन की नींद सो रहा है और बिजली के बिना पाकिस्तानी आवाम स्टेशन पर सो रही है। लाइट आती है आपके घर पे? बिल्कुल नहीं आती है लाइट। इधर इस मोहल्ले में बिल्कुल लाइट नहीं देते। लोग गर्मी से मर रहे, स्टेशन पे सो रहे। कितने घंटे लाइट नहीं होती? लाइट 4 घंटे 5 घंटे नहीं होती है। नहीं होती। हमारे पास तो 11 घंटे नहीं होती है। बिल्कुल। बस हम यही चाहते हैं लाइट दे हमारे को। अगर ये लाइट ना दे तो उनके साथ क्या करना चाहिए? फिर उनको मारना चाहिए। ज्यादा तंग करते हैं लाइट वाले क्या? ज्यादा तंग करते हैं। लाइट वालों को क्या बोलना चाहेंगे? ये समझे कि इलेक्ट्रिक वाले इनको क्या बोलना चाहिए? गुजारा करो गरीब लोगों के साथ। कितना घंटे लाइट नहीं होती? 24 घंटे नहीं है। 24 घंटे नहीं होती। पाकिस्तान में जनरल और सियासतदानों के घरों को छोड़ दें तो सब जगह बत्ती गुल है। जो बिजली आवाम को मिलनी चाहिए थी उसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वीवीआईपी लोगों को दे रहे। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शहर नहीं जहां 24 घंटे बिजली आ रही है। कराची, पेशावर, केपीके, बलूचिस्तान हो या फिर सिंध का जकोबाबाद, सभी जगह बत्ती गुल है। 2-2, 3-3 और वहां का डैम भी है, वर्सक डैम। वहां की रॉयल्टी भी जो अगर कोई लेता है तो वो बिजली हम वहां पे लोगों को फायदा नहीं मिलता सर उससे। वो रॉयल्टी लेकर उन पाकिस्तान, वो पेशावर के लोगों को वो बिजली सर मुफ्त वो करें। वो जहां पे आप दे रहे हैं वो जाया जा रही है। पाकिस्तान में 6 घंटे, 10 घंटे या फिर 12 घंटे की बिजली कटौती नहीं हो रही है, बल्कि 18 घंटे बिजली नहीं आ रही है। और 6 घंटे बिजली आती भी है तो वोल्टेज लो रहता है, मतलब बिजली देने की सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। बिजली के मसले बहुत ज्यादा है। अभी जो है वो लोड शेडिंग मेरे ख्याल में तकरीबन 18 घंटे हो रही है और हमारा एमएनए और एमपीए साहब ने वोट लेके चले गए। अभी तक कुछ भी हमारे लिए कुछ भी उसने नहीं किया है। ये क्लीमेंट चौक है। बिजली का मसला हमारे तकरीबन 15-20 साल से चल रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। गैस का मसला 3 महीना तकरीबन हो गया नहीं है। बच्चे और औरत, बूढ़े सब लोग घर में मर रहे हैं, लेकिन पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मसला तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। वो 6 घंटे जो आती है वो भी जो है ट्रैपिंग उसमें होती है। इसका कोई पूछने वाला नहीं है। मिनट आ जाते हैं फिर ट्रैप हो जाते हैं, फिर 10 मिनट। इसी तरह हमारा जीना हराम कर दिया। कारोबार पर भी असर पड़ रहे हैं। हमारा कारोबार देखो, ये तो बिजली के साथ चल रहे हैं ना। गर्मी है, लोग खड़ा नहीं हो सकते, भाग जाते। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पाकिस्तान में लोगों का सब्र जवाब देता जा रहा है। बिजली नहीं मिलने पर अब लोग सड़क पर उतर गए। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ लोग खुलकर सड़क पर आ गए हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ अब पाकिस्तान में ही आवाज उठने लगी है, क्योंकि जो बिजली जनता को मिलनी चाहिए थी उसे सेना कॉलोनी और वीवीआईपी इलाकों में डाइवर्ट कर दिया गया है। वो बिजली ने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। बिजली नहीं है, बिल मौजूद है। बिजली नहीं है, बिल मौजूद है। मतलब बिजली नहीं है, बिल आ रहा है। 18 हजार, 20 हजार रुपए एक आम शख्स पर बिल आ रहा है और बिजली नहीं है। 100 यूनिट जो शख्स इस्तेमाल कर, उसका बिल भी जो है ना वो 18 से 20 हजार रुपए है। जबकि जो है वो 100 यूनिट भी एक शख्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि बिजली है नहीं। लोड शेडिंग जो है, लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। बेशतर जगहों पर जो है लोड शेडिंग जारी है। केपीके के
बेशतर अजला में जो भरपूर लोड शेडिंग है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए जो नोबेल पीस प्राइज से कहा जाता अमन का नोबेल प्राइज इसके लिए नामजद कर दिया। मगर हमें यह बता दे कि हम इन लोगों को क्या प्राइज दे, कि जो अवाम है ना वो इन नमूनों को क्या प्राइज दे। पाकिस्तान का पेशावर हो या फिर बलूचिस्तान का नसीराबाद, हर जगह बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लोग अब एमएनए और एमपीए का गरीबान पकड़ रहे हैं, वोट का हिसाब मांग रहे हैं। नसीराबाद का भी यही इशू है, 52 डिग्री वहाँ पे गर्मी चल रहा है, तपश, 18 घंटे बिजली नहीं है। दिन हम बिजली बंद नहीं करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। पहले ये बहाना था कि भाई अपना ये ट्यूबवेलों का, अभी ट्यूबवेलों का तो मामला हल हो गया, उसके बावजूद भी कम किए, टाइम बढ़ाया नहीं है। लोग इधर गर्मी से मर रहे हैं, बिजनेस तो वैसे ही तबाह है इनका, जो टेलर्स है, तो काइंडली आप इनको बुलाएं। पाकिस्तान में महंगाई से लोग पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से पानी की किल्लत और अब 18 घंटे की लोड शेडिंग। शहबाज और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अब पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा है, अब वो सड़क पर उतरने लगे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने का असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। पाकिस्तान की सभी नदियों का जलस्तर इतना कम हो गया है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक बंद हो गए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पाकिस्तान पानी की किल्लत से भी जूझ रहा है। शहर से लेकर गांव तक पाकिस्तान में पानी की किल्लत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में जल संकट इस वक्त गहरा चुका है। खेतों में फसल नहीं बुआई हो सकती है, वहां नुकसान हो रहा है, फसल खराब होनी शुरू हो गई है। पानी की कमी की वजह से फिलहाल खेती बंद होने के आसार। पाकिस्तान का पानी बंद, पाकिस्तान में पानी पर कोहराम शुरू। तो दोबारा फसल थोड़ी सी ग्रोथ होगी फसल की, दोबारा फिर पानी बंद हो जाएगा। ये पानी की बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान पंजाब में। हमारे पाकिस्तान में फ्रेंड्स फसलें है ना बहुत ही खराब हो गई हैं पानी ना होने की वजह से। तो आपको पता है कि इंडिया वालों ने जैसे ही पानी रोका था तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी बहुत सी फसलें बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पाकिस्तान का हुक्का पानी दोनों बंद होगा। अभी तक तो पानी रोकने भर से ही पाकिस्तान में कोहराम मचा है। अमित शाह ने पाकिस्तान को साफ साफ वार्निंग दे दी है। हिंदुस्तान अब पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से बंद करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। यह सुनकर ही पाकिस्तानी अपना सिर पीट रहे हैं। इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता, क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, वो जो सिंतास मादा जो इंडिया ने खत्म किया वो अभी तक मुआहदा खत्म ही है ना, रिस्टोर नहीं कर रहे। वो इंडिया विल नेवर रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। पानी नहीं होने के कारण पाकिस्तान में फसलें खराब हो रही हैं। पाकिस्तानी खेती करना तक छोड़ चुके हैं। कुछ ने तो आधे खेत में खेती की है, तो कहीं पानी के बिना फसलें खराब हो रही हैं। इस प्रकार का निजाम है कि देख लें, आधे फसल जो है ना उगाई हुई है, और इधर अगर आपको दिखाएं तो ये जो है ना खेत बिल्कुल सूखे खाली छोड़े हुए हैं भाई। और उधर भी अगर आपको दिखाएं तो ये घास उगाया हुआ है, ज्वार, और उससे ऊपर वाला जो बिगा है ना वो अभी खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पंजाब में पानी की किल्लत की वजह से ना कुछ इस तरह का सिस्टम है कि लोग जो है ना अपनी ज़मीन जितनी भी है ना उसमें से आधी में फसल बीज देते हैं और आधी जो है ना उसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में जब अगला साल आएगा तो अगले साल में जो छोड़ी थी खाली उसके अंदर फसल उगा देंगे और बाकी जिसके अंदर फसल उगाई हुई थी उसको खाली छोड़ देंगे। अच्छा, क्या वजह है कि पूरी में फसल क्यों नहीं उगाते इतनी जमीन होने के बावजूद? पानी की कमी है, इसलिए पूरी फसल जो काश्त नहीं होती। सही, मतलब कि आधी छोड़ देते हैं, आधी में उगाते हैं। बढ़ा नहीं रहे ना, पानी कम दे रहे हैं। अच्छा, ये वाली नहर जो है ये चलती रहती है 24 घंटे या बंद भी होती है? ये 8 दिन चलती है और 15 दिन बंद होती है। सिंधु जल समझौता रद्द होने का असर पाकिस्तान में साफ साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के हर प्रांत में पानी की किल्लत है। पानी के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि पानी इतना ज्यादा तंग करे कि पानी 20-20 दिन ना आए। तो ये साल तो बहुत ही महंगा पड़ा है किसान को, जिम्मेदार को। अभी तो हमने सर पकड़ लिया है, तौबा कर लिया है कि दोबारा खेती नहीं करनी, खेती छोड़ दो, खेती हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि पानी नहीं है। अभी ये ना कपास का सीन चल रहा है और कपास का सीजन है फ्रेंड्स, कपास का सीजन चल रहा है तो आप देखें कपास की हालत देखें। अभी ना तो कपास कम से कम बहुत ही बड़ी होनी चाहिए थी, फूल लगे होने चाहिए, तो ये पानी ना होने की वजह से फ्रेंड्स ये देखें कपास की हालत बहुत खराब हो गई है। देखें फसल अभी तो बड़ी होनी चाहिए थी, तो अभी इतना महीने हो गए हैं, तो ये पानी की वजह से है या फिर आपने
लेट कर लिया है? पानी की वजह से। पानी की वजह से? पानी की बहुत किल्लत है। अच्छा, पानी क्यों कम हो गया है? पता नहीं यार, अभी 21 गुजर चुकी है, फिर भी पानी नहीं लग रहा है। तो पाकिस्तानी पानी के लिए रो रहे हैं, गाँव में पानी के बिना फसलें खराब हो रही हैं, तो पाकिस्तानी शहरों में लोग प्यासे तड़प रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अब हिंदुस्तान से तब तक पानी नहीं मिलेगा जब तक पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को नहीं सौंपेगा, आतंक के अड्डे को बंद नहीं करेगा। तो पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते हैं, ये क्रिस्टल क्लियर है। यूपी में यादव और ब्राह्मण जाति संघर्ष एक बड़ा मुद्दा इस बीच बन बैठा है। योगी आदित्यनाथ ने भी अब बयान दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती। यूपी में जाति देखकर युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा का लाभ यूपी के विकास में हम लगाना चाहते हैं। ये 55,000 युवा जो इससे जुड़े हैं, क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं, ये सबका साथ और सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके उसे उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीधे यूपी के युवाओं से बात की। उन्होंने युवाओं को समझाया, यूपी में जाति देखकर काम नहीं होता है, लेकिन यूपी में फिलहाल जातीय संघर्ष में सबसे आगे युवाओं को ही भेजा जा रहा है। इटावा में कल यही कुछ हुआ था। जिन नेताओं ने युवाओं को आगे करके माहौल खराब किया था, वो खुद तो गायब हो गए हैं और बेचारे ये युवा पुलिस केस में फंस गए हैं। पीटने के बाद ब्राह्मणों के गांव को घेरने का आह्वान हुआ और उसी घेराव के तहत पुलिस के साथ झड़प हुई। इस एफआईआर में गगन यादव के अलावा सौरभ यादव आरोपी नंबर 2 है। इस वक्त हम सौरभ यादव के घर पर पहुंचे हैं। उनके घर पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है नागेंद्र सिंह यादव, राजकीय ठेकेदार हैं, गोरा दयालपुर 121 फ्रेंड्स कॉलोनी। समाजवादी पार्टी का झंडा उनकी गाड़ी पर लगा हुआ था। यहां नेम प्लेट भी उसी झंडे के रंग में है और यहां देखेंगे चंदा भवन, श्रीमती मीना यादव और इंजीनियर सौरभ यादव का नाम है। ये वही सौरभ यादव है जिसकी गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है और इनके घर पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। ज्यादातर लोग यादव समाज से थे, दो घेराव करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस घेराव से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एफआईआर में नाम दर्ज हैं उनके घर हम पहुंचे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सौरभ यादव के पिता नागेंद्र सिंह यादव राजकीय ठेकेदार रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कलर में उनके घर पर यह नेम प्लेट लगी हुई है। आपको याद होगा एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसमें एक किरदार था लाला। वो नशे की तस्करी करता था। पर्दे के उलट रियल लाइफ में भी एक लाला पकड़ा गया है। लखनऊ के पास इस लाला के पास से हथियारों का जखीरा मिला है। मलिहाबाद में पकड़े गए हथियारों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर में आपको डिटेल जो आ रही है अपडेट वो भी दे देते हैं। सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर से 3 पिस्टल समेत 7 बंदूक बरामद हुई हैं। लाला के घर से कुल 128 कारतूस मिले हैं। तलवार, आरी और तमंचा बनाने का सामान भी मिला है। पुलिस और एसटीएफ की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। 3 पिस्टल, 315 बोर का एक तमंचा, 22 बोर का 2 तमंचा, 1 राइफल, 7 एयरगन, 315 बोर के 18 कारतूस, 22 बोर के 68 कारतूस, 22 बोर के 40 खोखे, 12 बोर के 30 कारतूस, 32 बोर के 2 कारतूस, 32 बोर का 1 खोखा, 6 तलवार, 2 चाकू, 1 आरी और तमंचा तैयार कराने का सामान। ये किसी पुलिस स्टेशन में मौजूद हथियारों की लिस्ट नहीं है। ये सेना के हथियार डिपो की भी लिस्ट नहीं है। ये सारा हथियार लखनऊ से बरामद हुआ है। अगर ये सारा हथियार किसी उपद्रवी, किसी दंगाई के हाथ में पड़ जाता तो क्या हो सकता था, इसे समझना मुश्किल नहीं है। मलिहाबाद के मिर्जागंज के लाला ने अपने घर में हथियारों का जखीरा
जमा कर रखा था। यहीं पर ये हथियार बनते थे और यहीं से यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अवैध हथियारों का ये कारोबार मलिहाबाद थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर हो रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लखनऊ पुलिस ने बृहस्पतिवार रात में बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मलिहाबाद कस्बे में, जहां समय इंडिया टीवी की टीम मौजूद है, एक बड़ा खुलासा करते हुए ये दावा किया है कि इलाके में ही रहने वाले सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर में अवैध रूप से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी और इस फैक्ट्री का संचालन कर रहा था 65 वर्षीय सलाउद्दीन उर्फ लाला, जो कि अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ मलिहाबाद के कस्सी कस्बे में पिछले कई सालों से रह रहा था। और ये बताया जाता है कि इस घर में एक किराएदार भी रहता था। किराएदार की भूमिका क्या है? लाला के साथ यानी कि सलाउद्दीन के साथ उसके सिर्फ किराएदारी के संबंध थे या फिर नेटवर्क में वो किराएदार भी शामिल था, ये जांच का विषय है। जिस इलाके में ये हथियार फैक्ट्री मिली है वो रिहायशी इलाका है। सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर के एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ मदरसा। लाला काफी लो प्रोफाइल रहता था, हकीम का काम करता था, इसीलिए उसके ऊपर कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ। हालांकि पिछले कुछ समय से उसके घर बाहरी लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया था। पुलिस को जब सलाउद्दीन के घर में हथियार फैक्ट्री होने का इनपुट मिला तो मलिहाबाद, रहीमाबाद और माल थाने की टीम ने एक साथ छापेमारी की। पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, फिर उसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो हथियारों को देखकर वो भी हैरान रह गई। छापे के दौरान घर में सलाउद्दीन, उसकी पत्नी और बेटी के साथ एक युवक भी मौजूद था। जब इस पूरे इलाके में रेड हुई तो 2 थानों की फोर्स ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया। पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली गई और उसके बाद सर्च अभियान रात में 2 बजे तक चलाया गया। और उसके बाद बड़ी संख्या में बताया जाता है कि करीबन 20 बोरों में यहां से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सामान गया है। अवैध असलहे जो बरामद हुए हैं वो लेके गए हैं, इसके अलावा कारतूस लेकर के गए हैं। लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं उनका कहना है कि सलाउद्दीन उर्फ लाला का नेचर इस तरीके का बिल्कुल नहीं था, स्वभाव इस तरीके का बिल्कुल नहीं था कि उसके ऊपर इतनी बड़ी तोहबत का इल्जाम लगे। और ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती यह है कि सलाउद्दीन उर्फ लाला की जो एक्चुअल भूमिका है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आ सके और ये पता लगाया जा सके कि सलाउद्दीन उर्फ लाला यहाँ पे हथियारों को रखता था, यहाँ पर हथियारों को बनाता था, कहां से हथियार आते थे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किन गिरोहों को, किन लोगों को ये हथियारों की सप्लाई किया करता था और इसके जरिए जो पैसे मिलते थे उसका इंतजाम और उसका इस्तेमाल कहां के लिए किया जाता था। सलाउद्दीन के पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो लाला इतनी शांति से रहता था, ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था, उसने अपने घर के भीतर हथियारों का इतना बड़ा जखीरा छिपा रखा है। ऐसा कभी संज्ञान में आया नहीं, क्योंकि लाला के घर एक पेड़ लगा था शहतूत का बहुत बड़ा। हम लोग बचपन से आते जाते हैं यहाँ। इनके वालिद, इनकी माँ, लाला खुद, लाला की बीवी, लाला की ससुराल यहीं पड़ोस की है। लाला की 2 बेटियां हैं, बीवी अच्छे स्कूल में पढ़ाती, टीचर हैं, खुद भी घर में पढ़ाती हैं। हम लोगों को कभी देखने को ऐसा नहीं मिला। एकदम से ये जब समझ में आया, दिखा, कल रात मालूम हुआ तो एकदम से हम लोग भी शौक रह गए कि लाला के घर ये सब कैसे मिल सकता है। लाला का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, लाला कहीं पेशी, FIR, गोली, उधमबाजी ये सब में कहीं नहीं। पुलिस लगातार सलाउद्दीन से पूछताछ कर रही है। उसके नेटवर्क को तलाश करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि कहीं इन हथियारों का इस्तेमाल मुहर्रम से पहले किसी बड़ी साजिश में तो नहीं होना था। सलाउद्दीन कुछ साल पहले तक दवा की दुकान चलाता था। जिन लोगों को चोट लगती थी उसका इलाज करता था, लेकिन कुछ खास आमदनी नहीं होने के बावजूद उसका रहन सहन अमीरों जैसा था। सलाउद्दीन की एक बेटी नॉर्वे में रहती है, जबकि दूसरी बेटी लखनऊ में ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। सलाउद्दीन के घर को सील कर दिया गया है और बरामद सामग्री की फोरेंसिक जांच चल रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार कहां सप्लाई किए जा रहे थे और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। इसके अलावा पूरे केस में टेरर एंगल की भी जांच की जा रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि कहीं सलाउद्दीन किसी आतंकी संगठन के साथ तो नहीं जुड़ा था। यूपी में अपराध करोगे तो फिर पैर पर गोली खाओगे। जी हां, यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा तेजी से लगातार चल रहा है। पुलिस अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो यूपी के 6 शहरों में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। हाथरस में 1 लाख के नामी बदमाश गुलशन का एनकाउंटर हुआ है। आगरा में मंदिर लूटने
आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। बलिया में गौ तस्कर को एनकाउंटर में गोली लगी है। कन्नौज में एनकाउंटर के बाद 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। यूपी में हर दिन एनकाउंटर के बाद दर्जनों अपराधी पकड़े जा रहे हैं। जो अपराधी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, उनका एक जैसा अंजाम हो रहा है। पुलिस वालों के कंधे के सहारे चल रहा ये बदमाश गुलशन उर्फ लुक्का है। गुलशन पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गुलशन पर हाथरस के डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या करने का आरोप है। इस केस में 3 बदमाश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन गुलशन लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। 14 जून को कलीपता की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वो अपनी मां के साथ बाजार से वापस आ रही थी। गुलशन उर्फ लुक्का शातिर किस्म का अपराधी है। पहले से उस पर कई केस दर्ज हैं। पुलिस के गुलशन उर्फ लुक्का से मथुरा बरेली राजमार्ग पर अहबरनपुर रोड के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जब उससे सरेंडर करने को कहा तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो गुलशन के दोनों पैरों में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुलशन के पास से बाइक के अलावा एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है, जो उसने 2023 में मृतका के पिता के घर से चोरी की थी। उधर कन्नौज पुलिस ने भी एक शातिर अपराधी का हिसाब किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बाबूदीन नाम का बदमाश लूट के इरादे से कन्नौज पहुंचा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू कर दी। रात करीब 3 बजे आरोपी बाबूदीन आते दिखा। पुलिस ने जब उसे रोका तो वो पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा। बदमाशों की फायरिंग में कोतवाल आलोक दुबे बाल बाल बच गए। पुलिस के फायरिंग में एक गोली बाबूदीन के पैर में लगी और वो वहीं गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके साथी रुस्तम के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाबूदीन और रुस्तम कानपुर देहात के रहने वाले हैं। वो कन्नौज में आकर लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। दोनों के ऊपर कन्नौज में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही बाबूदीन ने 81,000 की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और मोड़ करके अनोगी रोड की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो इनकी मोटरसाइकिल हड़बड़ा करके ये दोनों लोग गिर गए और पैदल भागने लगे और पुलिस पार्टी पर पुनः फायर करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा फायर की, जिसमें से एक अपराधी है बाबूदीन, ये रूरा कानपुर देहात का रहने वाला है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। एक दूसरा अपराधी कानपुर का है रुस्तम, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा पूरी तेजी से जारी है। यहाँ पुलिस ने गौ हत्या के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सहारे चल रहा आरोपी विशाल यादव उर्फ नेता यादव बिहार भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसका ऐसा इलाज किया है कि वो पूरी जिंदगी सीधी होकर भी नहीं चल पाएगा। बलिया ने भी आरोपी ने रोके जाने पर फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस ने जवाब दिया तो आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई और वो वहीं पर गिर पड़ा। आरोपी विशाल पर गौ हत्या का केस दर्ज है। वो पुलिस से बचने के लिए बिहार भागना चाहता था, लेकिन पुलिस ने पहले ही उसे एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही एक चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली। फिलहाल आरोपी का पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा है। पुलिस के शिकंजे में खड़े इस आरोपी ने मंदिर में चोरी का अपराध किया था। आरोपी तौहीद की वजह से 2 समुदायों के बीच टकराव जैसे हालात बन गए थे। तौहीद ने आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में इसी मंदिर में तोड़फोड़ और दान पेटी से रुपए चोरी की थी। पुलिस को तभी से तौहीद की तलाश थी। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी तौहीद वायु विहार इलाके में मौजूद है। पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की तो वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा। पुलिस की फायरिंग में तौहीद के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
यूपी में अपराधियों पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इसके बावजूद कुछ अपराधी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस ने ऐसे ही अपराधियों के लिए ऑपरेशन लंगड़ा स्टार्ट किया है और ऑपरेशन का इम्पैक्ट अब काफी तेजी से दिखने भी लगा है। यूपी में बेटी और व्यापारी की सुरक्षा योगी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। जो भी इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है उसका क्या अंजाम होता है, सभी लगातार देख रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी मेरठ में कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। महिला पुलिस पर आपत्तिजनक कमेंट किए, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो अब आरोपियों के साथ क्या कुछ हुआ, उनके साथ क्या सलूक किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। गाड़ी लग रही आंटी हमारा देखो क्या है, कितने प्यारे प्यारे क्यों रहा हमारा। मेरठ के नौचंदी मेले में अमन सैफी ने महिला पुलिसकर्मी पर कमेंट किया, महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनका वीडियो बनाया और अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था। लेकिन जब पुलिस एक्शन में आई, थाने में उसका भरपूर इलाज किया तो चाल के साथ उसके सुर भी पूरी तरह बदल गए। जो आरोपी नौचंदी मेले में सरेआम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, थाने में वो लंगड़ाते हुए कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आया। सर जी आज के बाद कुछ ऐसा नहीं हो सका सर जी माफी चाह रहे हैं इस चीज की। सर जी सबके माँ बहन की इज्जत रखेंगे सर जी, सम्मान करेंगे उनका सबका। सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होगी सर। क्या लग रही सोशल मीडिया पर जैसे ही आरोपियों का वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठनों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी अमन सैफी और समीर सैफी जाकिर कॉलोनी के रहने वाले हैं। अभी भी मुख्य आरोपी आदिल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। थाने में आरोपियों से उठक बैठक करवाई गई, दोनों ने कान पकड़कर माफी मांगी और सभी की मां और बहन का सम्मान करने की कसम खाते हुए थाने के बाहर तक परेड की। सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होगी सर। सर जी माफी चाहते हैं, बिल्कुल माफ कर दो सर, आज के बाद ऐसी गलती कुछ नहीं बनेगी सर जी। सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होगी सर, ऐसी कुछ नहीं। सर जी सर माफ कर दो, आखिरी बार सर माफ कर दो, जो भी हो गया आज के बाद कुछ नहीं हो रहा है सर, आज के बाद कुछ भी गलती नहीं होगी ऐसी। सर जी बिल्कुल भी कुछ नहीं करने के, आज के बाद ऐसा नहीं करने सर, आज के बाद ऐसी हमारे से माँ बहन सर, जितनी भी यहाँ पर लड़कियाँ हैं सर, हम माँ बहन मानेंगे सबको सर, हम आज के बाद गलती नहीं होगी सर ऐसी। इन आरोपियों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नौचंदी मेले में सुरक्षा और बढ़ा दी है। सादी वर्दी में महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जो इस तरह के मंचलों का ऑन स्पॉट इलाज करेंगे। पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली, जिसके बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इसमें सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इसमें आरोपियों की पहचान की गई है। इसमें से 2 आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके नाम अमन सैफी और समीर सैफी। इन दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है तथा इसमें जो मुख्य अभियुक्त है आदिल, वो भी फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं, जल्दी इसे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में बहन बेटियों के साथ बदसलूकी करने का अंजाम क्या होता है, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही। इसके बावजूद कुछ अपराधी ऐसी वारदात में शामिल हो जाते हैं। हालांकि पकड़े जाने पर इनका ऐसा इलाज हो रहा है, जिसके बाद वो दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। बिहार में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। अब तक बिहार में आम जनता पर हमले हो रहे थे, अब बिहार की राजधानी में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं। अब सीधे पुलिस वालों पर हमले होने लगे हैं। पटना में इस बार पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश की गई और ये पूरी वारदात वहां पर सीसीटीवी कैमरे में
रिकॉर्ड हो गई। पटना में एक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश हुई। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर थार चालक की गुंडई देखने को मिली। बिहार पुलिस का डर करीब करीब खत्म होता नजर आ रहा है। सड़क पर महंगी कार लेकर चलने वाले लोग गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं। यह वीडियो पटना के गर्दनी बाग के चितकोहरा गोलंबर का है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान काले रंग की एक थार आती दिखती है। पुलिस वाले उसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्राइवर पर कोई असर होता नहीं दिखा। वो पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश करता है। पटना में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक बार फिर पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। इसी महीने 11 जून की रात पटना में अटल पथ पर 3 पुलिसकर्मियों को कुचला गया था, जिसमें एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई थी। एक बार फिर ऐसी घटना हुई है पटना के गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के चितकोहरा इलाके में। ठीक सामने जो आपको फ्लाईओवर नजर आ रहा है, इसी तरफ से एक थार गाड़ी आ रही थी और यहाँ पर ठीक सामने के हिस्से में एक महिला पुलिस अधिकारी और 2 महिला कांस्टेबल थार गाड़ी को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन थार पर जो सवार युवक है वो कुचलने की कोशिश करता है और आगे बढ़ते हुए इस तरफ चला जाता है। आखिरी समय में महिला कांस्टेबल ने खुद को गाड़ी के सामने से हटाया, अन्यथा उसकी चपेट में आ जाती और एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद आसपास के तमाम जो थाने थे वहां अलर्ट किया गया, सीसीटीवी खंगाला गया और ठीक हादसे वाली जगह पर यहाँ कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके बाद गाड़ियों की पहचान की गई। थार जो गाड़ी है उसकी पहचान कर ली गई है। पटना के महेंद्रू इलाके का रहने वाला साहिल उस गाड़ी का मालिक है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और थार गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। थार चला रहे साहिल ने पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश की, हालांकि ट्रैफिक पुलिस के लोग बाल बाल बच गए। पटना के गर्दनी बाग इलाके में थार गाड़ी ने जिस महिला कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की वो हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था उस समय, कैसे बचाई खुद को? उधर से थार आ रहे थे, वो मैडम थी ओपी प्रभारी नीतू मैडम, तो ब्लैक शीशा था पूरा, एक लड़का एक लड़की उसमें बैठा हुआ था। तो बोले ब्लैक शीशा है रोको, हम रोके तो रोका नहीं, लगा कि चढ़ा देगा, तो हम साइड हो गए। तो आगे ये गए और नीतू मैडम गई रोकने के, गाड़ी के आगे चल गए, तैयो बढ़ाइले जा रहा है तो बढ़ाया, फिर वहाँ पे तैयो मैडम फोटो खींचने लगे, नहीं खिंचा पाया तो बहुत एक्सीलेटर दे के उधर से गर्दनी बाग के तरफ। आखिरी समय में आपने खुद को हटाया वहाँ से, नहीं तो थार की चपेट में आप लोग आ सकते। जानते हैं सर वो क्या हुआ कि जो उधर से आ रहा था उसको रोकने के लिए मतलब इशारा दिए तो गाड़ी ब्रेक कर दिया, हौला किया, उसके बाद में तेज करके मतलब भाग गया। तो उसमें कितने लोग सवार थे दिखाई दे रहे? 2 आगे था बैठे, वो ड्राइवर था, वो रेड करके मतलब लाल कलर के लड़की थी आगे बैठे, और पीछे तो ब्लैक वाला झलक भी नहीं कि अगला शीशा पर झलका। ठीक गाड़ी के सामने दिखाई दे रहा है सीसीटीवी वीडियो में कि कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरी समय में फिर वो अपने आप को पीछे करना पड़ रहा है। हाँ मतलब उसको रोका है तो हौला स्लो किया था, हमने लगा कि अब तो गाड़ी रोक दिया, फिर वो मतलब तेज किया था हम लोग मतलब। पटना में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को रौंदने की पहली बार कोशिश नहीं की गई है। इससे पहले 13 जून को भी पटना में वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो कार ड्राइवर ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया था, जिसमें एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई थी, जबकि 2 दारोगा घायल हो गए थे। 15 दिन बाद एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है, जब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी थार चालक साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पटना के गर्दनी बाग में इसी थार गाड़ी से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। ये गाड़ी अब बरामद कर ली गई है। गाड़ी का नंबर है BR01JG995। एयरपोर्ट की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी और चितकोहरा गोलंबर के पास गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चल रहा था। पुलिसकर्मियों की नज़र थार गाड़ी में लगे काले शीशे पर पड़ी। उसके बाद रोकने की कोशिश की गई, लेकिन थार पर जो लोग सवार थे उन्होंने पुलिसकर्मियों को कुचल कर वहां से भागने की कोशिश की। और इस बीच आपको बता दें, जाति विवाद में अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ सीधे आमने सामने आ गए हैं। थोड़ी देर पहले योगी ने कहा कि पिछली सरकार का काम था जातीय संघर्ष करवाकर परिवारवाद के नाम पर एक एक जनपद एक एक माफिया को देना। अब अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सीएम को जातीय संघर्ष पसंद है, जातीय संघर्ष बीजेपी करना चाहती है, पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में लगी रहती है।
मुख्यमंत्री जी से ज्यादा संघर्ष किसको पसंद होगा? अब आप सोचिए, बुलडोजर के ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता और बुलडोजर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पुलिस कर रही हो और 2 लीडर अपोजिशन गए हों। अरे उनकी मांग क्या है? कि व्यापारियों को मार्केट वैल्यू मिल जाए। भाई कौन नहीं चाहेगा? अगर इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की। व्यापारी, वो सोचिए, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से चुने गए लोग हैं। क्या है वहाँ की कहानी? बुलडोजर का वो पार्ट का नाम भूल जाता हूँ जिस पे वो बैठे लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं, जो होता है जिसके अंदर बैठे कुछ ही होता है बोलते हैं, जो भी कुछ हो। आप सोचिए, बकेट, बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हत्या की गुत्थी अभी सुलझी में नहीं थी कि एक और कॉलेज के अंदर गैंगरेप का मामला सामने आ गया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप हुआ है। कस्बा लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप हुआ। बताया जा रहा है लॉ की छात्रा थी, उसके साथी पर ही गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लॉ की छात्रा के साथ उसी कॉलेज के 2 सीनियर स्टूडेंट्स पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। 3 आरोपियों में एक पूर्व छात्र है और स्कूल का स्टाफ भी है। बताया जा रहा है कि लॉ कॉलेज और उस रूम को दिखाते हैं आपको जहां पर छात्रा ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। कोलकाता में फिर से एक बार रेप का मामला सामने आया है और ये घटना हुई है साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में। और साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के सामने इस वक्त हम लोग हैं और जैसे कि दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो रूम है जिसको कोलकाता पुलिस ने घेर के रखा है, इसके साथ साथ इस रूम का सील भी किया गया है। तो इसी घर पे ये पूरी घटना हुई 25 तारीख शाम के 7:30 से 8:50 के बीच, जहां पर एक छात्रा ने, इसी कॉलेज के छात्रा ने आरोप लगाया है कि 2 इसी कॉलेज के स्टूडेंट और एक स्टूडेंट, तीनों मिलकर उन पर गैंग रेप किया है। उसके बाद जैसे कि देखा गया है, ये कंप्लेन किया गया है। उसके बाद कस्बा थाना से 2 लोगों को प्राइमरीली अरेस्ट किया गया। उसके बाद उनसे पूछताछ करने के बाद मूल जो एक्यूज्ड है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तीनों लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अब खबर उन लोगों के लिए जो सोसाइटी में रहते हैं। ग्रेटर नोएडा में देर रात बिजली चली गई। करीब 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब बिजली नहीं आई तो सोसाइटी के लोग मेंटेनेंस स्टाफ के पास पहुंचे, लेकिन उसके बाद आधी रात को कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस तक बुलानी पड़ गई। सोसाइटी में लठ चलने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर अपने ही घर, अपनी ही सोसाइटी से भागने लगे। सफेद शर्ट पहने ये शख्स एक दूसरे शख्स के ऊपर दनादन लाठियों की बारिश कर रहा है। इसके साथ ब्लू शर्ट पहने गार्ड के ड्रेस में कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों को लाठी से, लात घूंसे से दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। मार क्यों रहा है? मार क्यों रहे हो तुम? मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो तुम लोग? शांत हो गए? हाँ ठीक है। मार क्यों रहे हो तुम लोग? मारपीट किस लिए मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे थे आप लोग? लड़की बार बार पूछ रही है कि मार क्यों रहे हो, लेकिन दबंग गुंडे उसके साथ मौजूद शख्स को लाठी डंडे से पीटते रहते हैं। विरोध करने पर और पिटाई करते। गुंडे पहले ब्लैक टी शर्ट पहने हुए बाइक पर बैठे शख्स को पीटते हैं, फिर लाल बनियान पहने एक दूसरे शख्स पर टूट पड़ते हैं। दबंगों को जब मन नहीं भरता है तो एक बार फिर से लाठी डंडे लेकर आ जाते हैं। अब सफेद शर्ट पहने इस बदमाश को देखिए, ये टी शर्ट पहने जो लड़का खड़ा है उसे पीटने आ रहा है। लड़के को बचा रही है। मार क्यों रहा है? मार क्यों रहे हो तुम? मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो तुम लोग? शांत हो गए? हाँ ठीक है। मार क्यों रहे हो तुम लोग? मारपीट किस लिए मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे थे आप लोग? मारपीट का ये पूरा वीडियो ग्रेटर नोएडा के इको विलेज एक सोसाइटी का है, जहां पर मेंटेनेंस स्टाफ और गार्ड ने मिलकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर अटैक कर दिया।
अब सोसाइटी में रहने वाले लोग इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बाड़ी से सब रेजिडेंट आए, जो आए सबको पीटते गए मेंटेनेंस वाले, और मैंने बाइक लॉक कर लिए, पीटने लगे, समझिए मर्डर कर दिया, इस तरह से फोड़ दिया है। ये वो देख लीजिए, अभी सामने में है, आ रहे हैं, देख लीजिए क्या हाल है उनका। जब हम लोगों ने पूछताछ करनी शुरू की, इंक्वायरी की कब तक लाइट आएगा, हमारे एक छोटे बच्चे भी है, उनके और 2-4 सीनियर्स, साथ में बाउंसर्स वगैरह और भी लोग थे, सिक्योरिटीज और मेंटेनेंस के, सब एक साथ आके हम लोगों के ऊपर चढ़ाई किया। बहुत मारा, हम लोग 4-5 लोग थे, बहुत मारा उन लोगों ने, 15-20 लोग हैं। देखिए हमारा लाइट नहीं आ रही थी, सुबह ऑफिस जाना होता है, इसीलिए लाइट पूछने गए थे, तो एक बार तो बोल दिया गया कि 20 मिनट में आ जाएगी, फिर अगली बार जब गए तो कोई जवाब नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने थोड़ा ऐसे पूछा फोर्सली, तो ऐसी मारपीट चालू होगी, डंडा मारने लगे सब लोग। जो शख्स डंडा लेकर पिटाई कर रहा था उसका नाम रविंद्र है, और रविंद्र के साथ जो दूसरा स्टाफ मारपीट कर रहा था उसका नाम देवेंद्र है। दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें गार्ड गाली देने के विरोध में मारपीट की बात कर रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद बिजली न आने की शिकायत को लेकर हुआ। पीड़ित पक्ष बिजली नहीं आने की शिकायत लेकर पहुंचा था, तभी दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद गार्ड और मेंटेनेंस स्टाफ ने मिलकर लोगों की पिटाई कर दी। गुजरात में अपराधियों के खिलाफ चुन चुनकर कार्रवाई हो रही है। अपराधियों के जो भी अवैध निर्माण या सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको हटाया जा रहा है। कल एक ऐसी ही बड़ी कार्रवाई जूनागढ़ में देखने को मिली, जहां एक कुख्यात अपराधी के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। 2 बुलडोजर इस आलीशान बंगले को जमींदोज करने में लगे। एक एक पिलर को तोड़ रहे हैं। और कुछ ही मिनट में आलीशान बंगले का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया, और कुछ ही घंटे में इन दोनों बुलडोजर ने इस आलीशान बंगले को मिट्टी में मिला दिया। अवैध तरीके से बना यह आलीशान बंगला बुलडोजर्स की इस कार्रवाई से पहले शान से खड़ा था, लेकिन इसकी एक एक ईंट गुनाहों की बुनियाद पर पड़ी थी, जिसका एक न एक दिन मिट्टी में मिलना तय था, और वही हुआ। गुजरात की जूनागढ़ पुलिस और प्रशासन ने मिलकर इस आलीशान बंगले को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है, क्योंकि यह बंगला अवैध तरीके से बना था। यह बंगला जूनागढ़ के कुख्यात अपराधी कारा देवराज भाई राडा राबरी का था, जो 750 वर्ग मीटर में बना था। जूनागढ़ पुलिस और प्रशासन की तरफ से कारा देवराज भाई राडा राबरी की एक और अवैध संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया गया है, जो केंद्रीय विद्यालय के पास था। सरकारी जमीन पर यह फार्म हाउस 35,000 वर्ग मीटर में बना था, जहां एक बुलडोजर अवैध तरीके से बने मकान को तोड़ रहा है, तो दूसरा बुलडोजर वहां रखी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हटा रहा है। सरकार अब इन खाली जमीन का इस्तेमाल जनता के लिए करेगी। आइए अब कुख्यात अपराधी कारा देवराज भाई राडा रवारी के गुनाहों के बारे में जान लीजिए। हत्या की कोशिश, अपहरण, लूट, पुलिस कार्य में बाधा, मारपीट, हथियार अधिनियम, अन्य गंभीर धारा समेत 160 केस दर्ज है। सिर्फ इतना ही नहीं, कारा देवराज भाई राडा रवारी के गैंग पर गुजरात कंट्रोल टेररिज्म एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट और गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। इस कार्रवाई से गुजरात सरकार ने साफ साफ संदेश दे दिया है, जो भी अवैध तरीके से बना होगा उसका हश्र यही होगा। एमपी के रतलाम में एक पेट्रोल पंप की बड़ी धांधली का खुलासा हुआ। सीएम मोहन यादव किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। उनके काफिले की 19 गाड़ियां एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए रुकी। तेल लेने के बाद जैसे ही ये गाड़ियां आगे बढ़ी, एक एक करके सारी गाड़ियां पेट्रोल पंप या उसके आसपास बंद हो गई, जिसके बाद इन गाड़ियों को धक्का देकर किनारे पार्क किया गया। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, प्रशासनिक अमला पेट्रोल पंप पर पहुंचा। जांच में पता चला कि डीजल में पानी मिला हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ियां बंद हो गईं। धांधली का खुलासा होते ही प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और इस पेट्रोल पंप, शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप को तुरंत सील करा दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भारत पेट्रोलियम के एरिया मैनेजर को भी बुलाया है और वो ये संभावना जता रहे हैं कि बारिश के कारण हो सकता है कि पेट्रोल टैंक में पानी रिसकर पहुंच गया हो या फिर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बिहार के नालंदा में अपराधियों का बोलबाला है।
4 बदमाशों ने एक होटल पर कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिससे होटल में और उसके आसपास हड़कंप मच गया। होटल संचालक का कसूर यह था कि उसने इन बदमाशों को सिगरेट देने से मना कर दिया था, जिससे नाराज बदमाशों ने होटल पर 3 राउंड हवाई फायरिंग कर डाली। गनीमत यह रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई है। सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास अली अस्कर रोड पर एम्बेसी अपार्टमेंट की घटना है। इस अपार्टमेंट में कटहल का पेड़ है, जिस पर कटहल चुराने के लिए एक शख्स चढ़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वो पेड़ पर ही लटका रह गया। लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस को सूचना दी गई। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स को पेड़ से उतारा गया, जिसके बाद पुलिस ने शख्स से पूछताछ की।